हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर हम 12 कर रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए, हमने तीन प्रतिरोधी चालक तार लिए। इसका प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोधी चालक तार लिया जिसका प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोधी चालक तार लिया जिसका प्रतिरोध है R3। करेक्ट। इस पहले प्रतिरोधी चालक तार के इस दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधी चालक तार के पहले सिरे से मैंने कनेक्ट किया। करेक्ट। अब इस दूसरे प्रतिरोधी चालक तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधी चालक तार के पहले सिरे से मैंने कनेक्ट किया। इस प्रकार जो ये संयोजन मुझे मिला, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। करेक्ट। तो किसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन? पहले प्रतिरोधी चालक तार के इस दूसरे सिरे को दूसरी प्रतिरोधी चालक तार के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोधी चालक तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधी चालक तार के पहले सिरे से कनेक्ट करने पर जो संयोजन मिला उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। करेक्ट। देखिए बच्चों, अब दूसरा हमारा होता है समांतर या पार्श्व संयोजन। ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए, हम तीन प्रतिरोधी चालक तार लेते हैं। ठीक है। ये एक पहला तार है जिसका प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा तार है जिसका प्रतिरोध R2 है और ये तीसरा तार है जिसका प्रतिरोध R3 है। ठीक है। इन तीनों तारों के इन पहले सिरों को हम एक बिंदु पर इस प्रकार कनेक्ट करते हैं। ये इस बिंदु पर तीनों तारों के पहले सिरे को जोड़ा। इसी प्रकार इन तीनों तारों के इन दूसरे सिरों को हम इस एक बिंदु पर इस प्रकार हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो ये संयोजन मिला इसे हम कहते हैं समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो किसे कहते हैं समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन? जब तीन प्रतिरोधी तारों के पहले सिरों को एक बिंदु पर और दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु पर कनेक्ट करें एक साथ, तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं। तो देखिए, हमने ये तीन प्रतिरोधी तार लिए। ठीक है। इसको हमने श्रेणी क्रम में इस प्रकार बताए गए अनुसार हमने इनको कनेक्ट किया। अब हमने इनको एक बैटरी से इस प्रकार कनेक्ट किया। ठीक है। बैटरी को हमने एक स्विच से कनेक्ट किया और इस स्विच को हमने इस प्रकार इससे कनेक्ट किया। करेक्ट। ये पहला जो प्रतिरोधी चालक तार है इसका प्रतिरोध है R1, इसका दूसरे प्रतिरोधी चालक तार का प्रतिरोध R2, इस तार का प्रतिरोध है R3। करेक्ट। ये पॉजिटिव सिरा बैटरी का, ये नेगेटिव सिरा। अब हमने ये R1 जो प्रतिरोधी चालक तार है इसके दोनों सिरों के बीच में हमने वोल्टामीटर V1 को कनेक्ट किया। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रतिरोधी चालक तार है इसके दोनों सिरों के बीच में हमने V2 वोल्टामीटर को क्या किया, कनेक्ट किया। इसी प्रकार R3 जो प्रतिरोधी चालक तार है इसके सिरों के बीच में हमने वोल्टामीटर V3 को हमने कनेक्ट किया। ठीक है। और इस प्रकार सर्किट हमने तैयार किया। ओके। अब हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही करंट यहाँ से इस प्रकार प्रवाहित होना शुरू हो गया पूरे परिपथ के अंदर। ठीक है।
जब पूरे परिपथ में करंट प्रवाह शुरू हो जाए उसके बाद हम इन तीनों वोल्टामीटर की रीडिंग को चेक करते हैं। जब तीनों की रीडिंग को चेक करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि R1 प्रतिरोधी तार के दोनों सिरे, R2 प्रतिरोधी तार के दोनों सिरे, R2 प्रतिरोधी तार के दोनों सिरे और R3 प्रतिरोधी तार के दोनों सिरों के बीच जो ये विभव का मान जो इनमें प्राप्त होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तीनों तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभव का मान समान नहीं होता। ठीक है, तो इस संयोजन में तीनों तारों के सिरों के मध्य विभव का मान समान नहीं होता। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभव का मान समान नहीं होता। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना करंट R1 प्रतिरोधी तार में प्रवाहित होता है उतना ही करंट, उतनी ही धारा R2 प्रतिरोधी तार में और उतनी ही R3 प्रतिरोधी तार में प्रवाहित होती है, अर्थात तीनों तारों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। इस संयोजन में तीनों तारों में धारा समान प्रवाहित होती है। ठीक है, तीनों तारों में धारा समान होती है लेकिन विभव का मान जो होता है वो समान नहीं होता। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि इस तार के दोनों सिरों के बीच विभव कितना है, इसके दोनों सिरों के बीच विभव कितना है, इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभव है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम से देखिए बच्चों, इस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव R1 प्रतिरोधी तार के सिरों के मध्य विभवांतर V1 बराबर IR1। करेक्ट। ये कैसे आया, देखिए ओम का नियम में हमने देखा था V/I होता है, तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी, IR के। करेक्ट, तो ये वैल्यू यहाँ पर है, तो V1 ये वाला वोल्ट V1, I चूंकि तीनों में I समान है इसलिए हमने केवल I लिया, R1 इस चालक तार का प्रतिरोध R1। तो इस प्रकार इसके तार के दोनों सिरों के बीच में कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, IR1। करेक्ट। इसी तरह इस तार के दोनों सिरों के बीच विभव R2 प्रतिरोधी तार के सिरों के मध्य विभवांतर V2 बराबर IR2। तो इसके दोनों सिरों के बीच में कितना विभव उत्पन्न हुआ, IR2, V2 बराबर IR2। इसी तरह इस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर R3 इजिकल टू V3 इजिकल टू IR3। करेक्ट। तो इस तार के दोनों सिरों के बीच में कितना विभव उत्पन्न हुआ, V3 बराबर IR3। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए अगर मैं इन तीनों प्रतिरोधी तारों को हटा दूं और इन तीनों के बराबर एक तार में यहाँ पर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नया सर्किट बना के समझाते हैं। इन तीनों तारों को हटा करके इन तीनों के बराबर मैंने ये एक प्रतिरोधी तार R यहाँ कनेक्ट किया, मार्कर से करें, ये एक प्रतिरोधी तार मैंने यहाँ लिया। इस तार का प्रतिरोध R है, ये R जो है ये इन तीनों प्रतिरोधों के क्या है,
बराबर है। ओके, अब इस तार को मैंने इस बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर इस स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ कनेक्ट कर दिया, करेक्ट, ठीक है। ये देखिए इस सर्किटों में मैंने इस प्रकार परिवर्तित कर दिया। इसमें क्या परिवर्तन किया, इन तीनों के प्रतिरोधों के बराबर मैंने एक प्रतिरोधी तार यहाँ लगा दिया, करेक्ट, ठीक है। और क्लियर करने के लिए मान लीजिए इसका प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है 1 ओम, 1 ओम, इसका प्रतिरोध भी कितना है 1 ओम, इसका प्रतिरोध भी कितना है 1 ओम, टोटल कितने हो गए 3 ओम। तो हमने 3 ओम का प्रतिरोधी तार ये लिया, ऐसे समझ लीजिए आप, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं ये तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब समान प्रतिरोध क्या है R, क्योंकि R इन तीनों के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है। इन तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध R हो गया, करेक्ट। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि इस संयोजन में धारा का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। तीनों तारों में धारा समान है, जितनी इसमें प्रवाहित हो रही है उतनी इसमें, और जितनी इसमें हो रही है उतनी इसमें। जब तीनों तारों में धारा का मान समान है तो उतनी ही धारा इसमें भी प्रवाहित होगी, ठीक है। धारा का मान इसमें उतना ही होगा जितना इन तीनों में है। तो ये I क्या हो गई, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, करेक्ट। अब इस तार का प्रतिरोध R है, इसमें प्रवाहित धारा I है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें प्रवाहित धारा I है, तब विभवांतर V बराबर IR, ठीक है। ये V बराबर IR किसका विभवांतर है, इस तुल्य प्रतिरोध के तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर IR, करेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये तीनों तारों के बराबर मैंने ये एक इक्वल तार लिया, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। तो तीनों तारों का टोटल प्रतिरोध जो है वो इसके बराबर है, तो तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R, करेक्ट। जितनी धारा इनमें तीनों में बह रही है उतनी ही इसमें बहेगी, ये I। तो इस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V का मान क्या हो जाएगा, V बराबर IR, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब मान लीजिए हमें इस सर्किट के का पूरा विभवांतर ज्ञात करना है, टोटल विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों विभवांतरों के मानों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हम अगली स्टेप में देखते हैं परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, करेक्ट। देखिए V1 V2 V3 तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे परिपथ का हमें विभवांतर क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ किया V1 V2 V3। अब V बराबर V1 की वैल्यू क्या है IR1, V2 की वैल्यू क्या है IR2, V3 की वैल्यू क्या है IR3। ये तीनों वैल्यू हम इस समीकरण में यहाँ रखते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, R3। और V की वैल्यू किसके इक्वल है IR के, तो हमने यहाँ रखा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, करेक्ट। अब इसको आगे हम हल करते हैं, तो यहाँ I तीनों में क्या है कॉमन, तो I को हमने बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, IR, करेक्ट। I से I क्या हो गया कैंसिल, तो R क्या प्राप्त हुआ हमें, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट। तो इस प्रकार हमें ये तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। R क्या है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो और ये क्या है R1 R2 R3 क्या है अलग अलग प्रतिरोधी तार। तो हम कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर
होता है। क्या कहेंगे हम, ये तुल्य प्रतिरोध है, इसका मान किसके बराबर है, अलग अलग प्रतिरोधी तार के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये है आपका तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र। देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये था बच्चों हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करना। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या मिला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एक नया टॉपिक करते हैं हम, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति। देखिए देखिए बच्चों, हमने एक बैटरी ली, ठीक है, इस बैटरी को हमने एक बल्ब से जोड़ा, फिर इस बैटरी को यहाँ हमने एक स्विच से जोड़ा और स्विच को हमने यहाँ बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा, करेक्ट। अब हमने स्विच को ऑन किया, करंट यहाँ से फॉलो हुआ, ठीक है, इस प्रकार करंट क्या हुआ, फॉलो हुआ, ठीक है। करंट इस परिपथ में करंट को प्रवाहित करने के बाद 1 सेकंड के अंदर कितना कार्य हुआ, यही क्या होती है, विद्युत शक्ति। ठीक है, देख क्या होती है विद्युत शक्ति, परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद 1 सेकंड के अंदर कितना कार्य किया गया, वही क्या है, विद्युत शक्ति। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कुल समय, करेक्ट। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू कार्य को W से अपॉन T, ये हमारा फार्मूला मिला। ठीक है, तो आगे इसको हम हल करते हैं, P बराबर W अपॉन T। तो P बराबर, चूंकि हम जानते हैं V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W की वैल्यू किसके बराबर होती है, VQ के। ठीक है, तो हम W की जगह ये VQ वैल्यू W की जगह लिखें, तो VQ अपॉन T। तो शक्ति का हमें एक नया फार्मूला और प्राप्त हुआ। अब चूंकि P बराबर हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T होता है, ठीक है, विद्युत धारा का मान पढ़ा था हमने, तो Q अपॉन T किसके इक्वल होता है, I के। तो इस Q अपॉन T की जगह में I की वैल्यू रख दो पुटअप, तो VI। इस प्रकार हमें शक्ति का एक फार्मूला और मिलता है। ठीक है, आगे और चलें, तो P इज इक्वल टू हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V की वैल्यू किसके इक्वल है, IR के, तो V की जगह मैंने I लिखा, करेक्ट। इसको हम P बराबर I स्क्वायर R लिख सकते हैं, या ठीक है। तो इस प्रकार हमें विद्युत शक्ति के ये खूब सारे फार्मूले हमें प्राप्त होते हैं, करेक्ट। देखिए बच्चों, अब हम मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, देखिए बच्चों, मात्रक, देखिए विद्युत शक्ति हमने देखी थी, फार्मूला क्या था, P बराबर W अपॉन T। ठीक है, तो W क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, छोटी इकाई सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल अपॉन सेकंड। इसके अलावा इसका एक मात्रक होता है वाट। वाट भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट छोटा मात्रक होता है, ये छोटा मात्रक। वाट क्या है, एक प्रकार का छोटा मात्रक है। हम बड़े मात्रक की बात करते हैं, बड़े मात्रक शक्ति के बड़े मात्रक। तो देखिए पहला 1 किलोवाट
1 मेगावाट वाट, ठीक है, 1 अश्वशक्ति, ठीक है, ये सब शक्ति के बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। और 1 अश्वशक्ति जो होती है 746 वाट के इक्वल होती है। ये शक्ति के बड़े मात्रक होते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, नोट। जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत शक्ति और वाट जो होता है, समय के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं विद्युत शक्ति को P से, समय को T से, तो विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? P इंटू टी के बराबर होती है, करेक्ट। और इस विद्युत ऊर्जा का मात्रक, इसका विद्युत ऊर्जा का, यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, सॉरी पीछे देखते हैं, क्लियर। इस विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, ठीक है। इसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन बनके कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं समझाओ। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, करेक्ट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, करेक्ट। इज इक्वल टू 1000 वाट। वाट की जगह में जूल अपॉन सेकंड लिख सकता हूँ, जूल अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसको मैं इस प्रकार कैलकुलेशन करता हूँ, 3 6 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या आया? जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3 इंटू 6 इंटू 10⁵ जूल होते हैं, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया। इसके अलावा हमने विद्युत शक्ति देखी। ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगले टॉपिक की वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।